विद्यार्थियों, हमने प्रारंभ किया था कार्बनिक विलयों का स्थानांतरण। हमने बताया था कि कार्बनिक विलयों का जो स्थानांतरण होता है वास्तव में पत्ती जो कि स्रोत का कार्य करती है, सोर्स का, जहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है अर्थात जहाँ कार्बनिक पदार्थ बनते हैं, जो कि एक निर्माण स्थल है, वहाँ से अन्य स्थलों जैसे तनाएं, जड़ें, उन्हें क्या कहेंगे? सिंक कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो या तो वहाँ संचय होगा या फिर उनका उपापचय होगा। तो निश्चित रूप से जो स्रोत है, स्रोत और सिंक के मध्य जो कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण होता है, स्रोत मतलब पत्ती से पादप के अन्य भागों के लिए जो स्थानांतरण होता है, तो उस स्थानांतरण को हम पढ़ते हैं। अगर इस स्थानांतरण में वास्तव में कार्बनिक पदार्थों का होता है तो वो कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, क्या होता है और किसके द्वारा होता है? मैंने आपके लिए बताया था कि कार्बनिक पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है वास्तव में वो फ्लोएम के द्वारा होता है। फ्लोएम में एक घटक चालनी नलिका, जैसे सीप ट्यूब कहते हैं। ध्यान रखिए, चालनी नलिका और चालनी कोशिका में अंतर है। बच्चे समझ लेते हैं कि चालनी नलिका एक कोशिका है। चालनी नलिका एक कोशिका नहीं है, वो कई चालनी कोशिकाओं से मिलकर, जैसे आप जानते हैं एक पाइप है, उससे कई पाइप अगर हम जोड़ दें और उनका अनुप्रस्थ जो उनके बीच में जो गैप है उसे समाप्त कर दें। कहने का मतलब ये है कई छोटी छोटी जो मान लो हम छोटे छोटे पाइप के टुकड़े मान लेते हैं चालनी कोशिकाओं को, और कई सारे पाइप को जोड़कर हम बहुत ज़्यादा लंबा एक पाइप बना दें तो उसे हम कहेंगे चालनी नलिका। तो वास्तव में देखा जाए तो अगर कोशिकाओं के अनुप्रस्थ भित्तियों को गला दिया जाए और कई सारी कोशिकाएं अनुप्रस्थ रूप से व्यवस्थित हो जाएं एक रेखीय क्रम में, तो निश्चित रूप से चालनी नलिका बनती है। तो कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम के चालनी नलिका भाग से होता है। ये बात स्पष्ट ध्यान रखनी चाहिए आपको। कोई आपको पूछेगा तंतुओं के द्वारा, फ्लोएम तंतु द्वारा, फ्लोएम पैरेन्काइमा द्वारा, सहचर कोशिकाओं द्वारा या जाइलम द्वारा बोलेगा, लेकिन जाइलम से नहीं होता है, फ्लोएम के चालनी नलिका से होता है। और आप जानते हैं जो चालनी नलिका रहती है वास्तव में आवृत बीजियों का गुण होता है। तो आवृत बीजियों में चालनी नलिकाओं के द्वारा कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण होगा। तो कार्बनिक पदार्थ जो रहते हैं या तो कार्बोहाइड्रेट होंगे या फिर प्रोटीन होंगे, ध्यान रखिए। अब अलग अलग वैज्ञानिक ने बताया है, हम अगर देखें फ्लोएम का जो निस्राव होता है, निस्राव मतलब एक्सुड को कहते हैं, चालनी नलिकाओं का जो कोशिका द्रव्य है अगर हम उसका विश्लेषण करते हैं तो देखते हैं कि वास्तव में उनमें अधिकांश कार्बनिक पदार्थ जो रहता है 90% कार्बोहाइड्रेट होता है। अर्थात चालनी नलिकाओं द्वारा कार्बोहाइड्रेट का जो स्थानांतरण है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इसे देखते हैं, कार्बनिक पदार्थों का सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं। तो ज़िमरमैन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि कार्बनिक पदार्थों में जो सर्वाधिक स्थानांतरण होता है, वास्तविक स्थानांतरण होता है, वो केवल सुक्रोज का होता है। ये ज़िमरमैन ने बताया था। लेकिन इसके अलावा रैफिनोज, स्टेकाइओज और बर्वेस्कोस, इन शर्कराओं का भी स्थानांतरण होता है। इसके अलावा कुछ हेक्टो शर्कराएं जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, इनका भी स्थानांतरण होता है। वैज्ञानिक का नाम याद रखें ज़िमरमैन, और ये महत्वपूर्ण है सुक्रोज, ये फैक्ट महत्वपूर्ण है कार्बोहाइड्रेट। और जो हेक्टो शर्कराएं हैं जो कि एक मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इनका भी स्थानांतरण होता है। इनका निर्माण किससे होता है वास्तव में? तो वैज्ञानिक है एल सिसनी और स्वानसन। एल सिसनी और स्वानसन ने बताया था कि हेक्टो शर्कराओं का निर्माण सुक्रोज के अपघटन से होता है। ये सुक्रोज है, इसके अपघटन से बने हुए, ध्यान रखिए। तो वैज्ञानिक का नाम ज़िमरमैन, एल सिसनी, स्वानसन। और नाइट्रोजन यौगिक हैं उनके स्थानांतरण के बारे में अगर बात करें तो जीर्ण पत्तियां, जीर्ण मतलब जो पुरानी पत्तियां हैं, नष्ट होने के कगार पर हैं, सेनेसेंट जिन्हें एक जीर्णता आ चुकी है, वृद्धावस्था में पहुंच चुकी है या परिपक्व होकर नष्ट होने के कगार पर है, जीर्ण पत्तियां और पुष्पों से स्थानांतरण होता है वास्तव में अमीनो अम्ल और एमाइड का, अमीनो अम्ल और एमाइड का। अब एक मिलर नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि ग्लूटामिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल, थ्रियोनिन और गामा एमिनो ब्यूटारिक अम्ल, इनका जो स्थानांतरण होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है, क्योंकि इन्होंने फ्लोएम निस्राव का अध्ययन किया था। फ्लोएम निस्राव से मतलब है, फ्लोएम का एक्सूड से मतलब है वास्तव में चालनी नलिकाओं का कोशिका द्रव्य,
ध्यान रखिए। अब हम देखें फ्लोएम के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं कि फ्लोएम के द्वारा ही कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण होता है, तो फ्लोएम के 4 घटक होते हैं। फ्लोएम के 4 घटक सबसे पहला चार्ली नल का, जिसे सीड ट्यूब कहते हैं। मैंने आपके लिए बताया था कि चार्ली नल का कई सारी चार्ली कोशिकाओं के द्वारा बनता है, जिन्हें सीड सेल्स कहते हैं। तो ये कोशिका कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है, जबकि सहकोशिका अकेली रहती है और पैरेन्काइमा अकेला और तंतु भी अकेले। ध्यान रखनी है इनमें अगर हम देखें सब में, तो ये जो तंतु रहते हैं ये मृत भाग है। तंतु क्या है? मृत भाग है, जबकि वास्तव में टोटल फ्लोएम जीवित है। इसका मतलब पैरेन्काइमा जीवित है, सहकोशिका जीवित है, चार्ली नलिका जीवित है। ये अब अगर हम ये देखते हैं कि जो चार्ली नलिका होती है उनमें देखा जाए तो केंद्रक का अभाव पाया जाता है, तो उन पर नियंत्रण का कार्य, परासरण नियंत्रण का कार्य कौन करता है? सहकोशिका करती है। जबकि पैरेन्काइमा संचय का कार्य करते हैं। विभिन्न प्रकार के टेनिन है, तेल है, उनका संचय कौन करते हैं? पैरेन्काइमा करता है। जबकि तंतु इन्हें यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करते हैं। अगर फ्लोएम के घटकों के बारे में बात करें, अब अगर ये बात करें कि चार्ली नलिकाओं की सामान्यतः जो लंबाई होती है 100 से 150 जीवन होती है, और जो चार्ली नलिकाएं होती हैं कई सारी कोशिकाओं से मिलकर रेखीय क्रम में, जैसे कोशिका नंबर 1, कोशिका नंबर 2, कोशिका नंबर 3, अब तीनों से एक पाइप जैसी रचना बनी है। अब इनकी जो अनुप्रस्थ भित्ति है आपको दिख रही है यहाँ पे, अनुप्रस्थ भित्ति में क्या है? छिद्र पाए जा रहे हैं। तो अनुप्रस्थ भित्ति में छिद्र वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? चार्ली पट्टिका कहते हैं, सी प्लेट, जहां छिद्र पाए जाते हैं। और छिद्रों का व्यास कितना रहता है? 0.1 से 5 µm छिद्रों का व्यास रहता है। और इन छिद्रों के चारों ओर, ये जो छिद्र होते हैं, इन छिद्रों के चारों ओर कैलोज नामक पॉलीसैकेराइड पाई जाती है, जो क्या करती है? इनके छिद्रों को नियंत्रित करती है। छिद्रों के आकार को क्या करती है? नियंत्रित करती है। तो वो पॉलीसैकेराइड वास्तव में कौन सी है? कैलोज इन छिद्रों पर पाई जाती है। तो अब मैंने आपके लिए बताया था कि चार्ली नलिकाओं से ही किसी भी कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण होता है, तो ये वास्तव में छिद्रों से होता है, जिन्हें क्या कह रहे हैं हम? छिद्र या चार्ली पट्टिका, इस पूरे एरिया को कह रहे हैं सी प्लेट। अब अगर हम ये देखें कि ये जो चार्ली नलिका है, इन विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण में एक प्रोटीन भाग लेती है, जिसे वास्तव में देखा जाए तो पी प्रोटीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पी प्रोटीन। बहुत पूछा जाता है कि पी प्रोटीन पाई जाती है, तो तुम्हें बता दें चार्ली नलिका के कोशिका तंत्र में। तो ये प्रोटीन कैसी है? ये प्रोटीन वास्तव में गोलाकार प्रोटीन है और ये तंतुओं के रूप में पाई जाती है। इनके संकुचन से क्या रहता है? विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ध्यान रखिए, इसे फ्लोएम प्रोटीन भी कहते हैं, पी प्रोटीन को फ्लोएम प्रोटीन भी कहते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि विभिन्न प्रकार के जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनमें सर्वाधिक स्थानांतरण कार्बोहाइड्रेट का होता है, और उनमें भी सुक्रोज का सबसे ज्यादा है। और जो हेटेरोशर्करा होती है उनका भी, और वो बनती किससे है? सुक्रोज के अवगुण से। नाइट्रोजन यौगिकों में देखें तो अमीनों को एमाइडों का होता है, और ये जीर्ण पत्तियों से और पुष्पों से अन्य भागों की ओर होता है। मैंने बताया था जीर्ण पत्तियों और पुष्पों से अन्य भागों की ओर होता है। और यहाँ हमने फ्लोएम के घटकों तथा विभिन्न कार्यों के बारे में आपको समझाया। तो बच्चों, इस टॉपिक को हम यही समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे स्थानांतरण का मार्ग, कि स्थानांतरण का मार्ग कैसा रहता है। वो रेखीय क्रम में भेजते हैं कार्बनिक पदार्थों को, या लिटरली पार्श्विक रूप से भेजते हैं, या दोनों ही तरीके से भेजते हैं। तो कल हम स्थानांतरण के मार्ग के बारे में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।